नमीन के हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हाइपरथायराइडिज्म के अंदर आपके पास क्या क्या जो है ना वो क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, तो ये हम लोगों ने आज जो है ना वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टर्म क्लियर करना चाहता हूँ। बास बच्चे उस टर्म के अंदर कंफ्यूज भी होते हैं कि आपके पास टर्म क्या है, ग्वाइटर। देखो सबसे पहले ग्वाइटर का मतलब क्या होता है, सिंपल याद रखना है कि जब आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई स्वेलिंग होती है ना, उसको हम लोग ग्वाइटर बोलते होते हैं। तो ये क्या है, थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग है। अब बात ये है कि अक्सर जो है ना वो आपसे एग्जामिनर पूछ लेते हैं, या फिर आपके वाइवा के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्वाइटर का मतलब क्या होता है। ग्वाइटर का मतलब हाइपोथायराइडिज्म होता है या हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो या वो आपसे कहेंगे कि एक बंदे को स्वेलिंग है नेक के अंदर, ये स्वेलिंग हाइपो है या हाइपर है। कभी भी अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए ना, तो आप लोगों ने कोई भी आंसर नहीं करना। आप लोगों ने जस्ट ये बताना है कि ये जो आपके पास पर्सन को गले के अंदर स्वेलिंग है, इट इज ग्वाइटर। ये जो स्वेलिंग है ना, ये जो ग्वाइटर है, इसमें बंदे को हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, इसमें बंदे को हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकते हैं। हम स्वेलिंग से नहीं बता सकते कि यार इसको क्या मसला है। हम लोग क्या करेंगे, हम उसके लैब टेस्ट करेंगे। अब बात यह है कि अगर किसी बंदे को ये स्वेलिंग होती है तो इसकी रीजन क्या है, क्यों आपके नेक के अंदर ये स्वेलिंग बनती है। तो देखो लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है आपका, लेट्स सपोज थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, ये मेरे पास एक फोलिकुलर सेल है। आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे फोलिकुलर सेल होते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसको आपके पास ग्रेव डिजीज है। ग्रेव डिजीज में क्या पढ़ाया था कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। ये एंटीबॉडीज जाके क्या करेंगी, आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करेंगी। जब ये एंटीबॉडीज आपके इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगी तो आपके फोलिकुलर सेल एक्टिवेट होंगे। तो जब आपके फोलिकुलर सेल हाइपर एक्टिवेट होंगे तो उनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। जब आपके फोलिकुलर सेल का हाइपरप्लेजिया होगा तो आपका जो ग्लैंड होगा ना उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, उसका साइज बढ़ जाएगा। तो जब आपके थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग होगी, उसका साइज बढ़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ग्वाइटर बोलेंगे। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी है हाइपरथायराइडिज्म की। इसी तरह अगर किसी बंदे को टॉक्सिक मल्टी नोडुलर ग्वाइटर है, अगर किसी बंदे के थायराइड ग्लैंड के अंदर मल्टीपल नड्यूल्स बन जाते हैं तो उससे भी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आएगा, ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, उसको ग्वाइटर बोलेंगे। लेकिन अब बात आती है कि अगर किसी बंदे को आपके पास लेट्स सपोज प्राइमरी सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म है, कि अगर एक बंदा उसकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर है, या अगर एक बंदा उसके हाइपोथैलेमस के अंदर कोई कैंसर है, तो क्या होगा, आपका हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, आपका टीएसएच या आपका जो टीआरएच है वो ज्यादा बनाएगा। जब ये टीएसएच और टीआरएच ज्यादा बनेंगे तो अगेन क्या होगा, फिर बात वही आ गई कि आपके टीएसएच रिसेप्टर ज्यादा स्टिमुलेट होंगे। जब आपके टीएसएच रिसेप्टर ज्यादा स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, अगेन आपके थायराइड ग्लैंड में हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ग्रोथ में साइज बढ़ जाएगा आपका, तो उसको बोलेंगे ग्वाइटर। तो प्लीज आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो ग्वाइटर है, इसका ये मतलब नहीं है कि इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ हाइपर है। आपका ग्वाइटर हमेशा जो है ना वो हाइपो के अंदर भी हो सकता है। मतलब सिंपल याद रख लो कि स्वेलिंग के साथ अगर कोई भी पेशेंट है तो ये नहीं कहना कि इसको हाइपर है या हाइपो है। आप लोगों ने पूरी हिस्ट्री लेनी है, पूरे लैब टेस्ट करने हैं, फिर जाके आपको पता चलता है कि इसको क्या मसला है। ये पहली टर्म आप लोगों को जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे तो आपको ये जो है ना वो चीजें बतानी आनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर T3 और T4 ज्यादा होता है ना, ये ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स है ना, हर सिस्टम को ये इफेक्ट करते हैं। ये मल्टी सिस्टेमिक आपके ऑर्गन्स को जो है ना वो ये डैमेज करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कि अगर आपकी बॉडी में T3 T4 ज्यादा है, हाउ इट कैन लीड टू रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। तो देखो लेट्स सपोज ये मेरे पास आपकी बॉडी के अंदर यूट्रस है, ठीक है। और लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स आती हैं, और फ्लोपियन ट्यूब के बाद आपका यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज ओवरी है। तो ये आपकी ओवरीज है। अब ओवरीज के अंदर किस चीज की, किस हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, एस्ट्रोजन की होती है। फिर इसी तरह फीमेल की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कैस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। फिर इसी तरह आपका प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन भी आता है, प्रोजेस्ट्रोन भी आपका बनता है कार्पस ल्यूटियम वगैरह से, ठीक है। अब ये हार्मोन्स का काम क्या है, लेट्स सपोज एस्ट्रोजन का काम क्या है, एस्ट्रोजन का काम है
यूट्रस को स्टिमुलेट करना, और प्रोजेस्टेरोन का काम है कि आपके यूट्रस को प्रोटेक्ट करना, जो एस्ट्रोजन है इसको ज्यादा काम ना करने देना। और आप लोगों को पता है कि फीमेल्स के अंदर एक साइकिल भी होता है जिसको आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, वो भी इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं कि नॉर्मल ब्लीडिंग होती है 28 to 34 या 35 डेज के बाद। तो ये नॉर्मल फीमेल के अंदर जो साइकिल है, इट इज ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये आपके हार्मोन्स की वजह से है। अब जब आपकी बॉडी के अंदर हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उसमें क्या मसला बनता है? तो देखो, जब आपकी बॉडी के अंदर T3 T4 ज्यादा बनता है ना, तो ये क्या करते हैं, ये आपका जाता है लिवर के पास। आपका लिवर क्या बनाता है? थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो जब आपकी बॉडी में T3 T4 ज्यादा बनेगा, ये क्या करेगा? आपके थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन को ज्यादा करेगा। जब आपकी थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज्यादा होती है ना, हर बच्चे को ये पता होता है कि ये T3 T4 को बाइंड करती है, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनके पास नॉलेज अच्छा होता है, उनको ये चीज भी पता होती है कि अगर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज्यादा होगी तो ये आपके एस्ट्रोजन, आपके प्रोजेस्टेरोन, आपका टेस्टोस्टेरोन, इसकी भी प्रोडक्शन को कम करती है। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ बाइंड कर जाएगी। तो जब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन आपके एस्ट्रोजन, टेस्टो, प्रोजेस्टेरोन को बाइंड कर लेगी, तो आपका जो फ्री एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन होगा वो कम हो जाएगा। तो जब आपका फ्री एस्ट्रोजन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, फ्री प्रोजेस्टेरोन कम होगा, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? लेट्स सपोज अगर मैं मेल की बात करता हूँ, मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो क्या होगा? मेल को आपके पास इनफर्टिलिटी होगी, मेल का लबीडो, ठीक है, लबीडो लॉस हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। अगर मैं फीमेल की बात करूं, उसमें एस्ट्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा? फीमेल को अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। फीमेल को आपके पास एमनोरिया हो सकता है। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, फिर उसके बाद लबीडो कम हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। फिर इसी तरह क्या हो सकता है? आपके पास गनेकोमेस्टिया भी हो सकता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये प्लीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल इफेक्ट होगा फीमेल या मेल के अंदर, तो उससे मेल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और फीमेल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। दिस इज फर्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को इनफर्टिलिटी या इम्नोरिया या नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्यों होती है? ड्यू टू इंक्रीज थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। जब ये ज्यादा होगी तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इसके साथ बाइंड करेगा, उसकी वजह से फ्री कम हो जाएगा। जब फ्री कम होगा तो आपकी बॉडी के अंदर अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो फिर आपका पीरियड साइकिल नॉर्मल नहीं होगा। अगर मेल है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो कैलेंज इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ये आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ आपकी स्किन के ऊपर। ठीक है, कि आपका जो स्किन है इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, स्पेशली जो है ना वो आपकी हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। अब स्किन को पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज पढ़ाई हुई है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सेल है। इस सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर कौन से चैनल्स होते हैं, कौन से आपके पास एटीपीएस ट्रांसपोर्टर्स होते हैं? आपके पास सोडियम और पोटाशियम, कि इनका काम है 3 सोडियम को बाहर फेंकना और 2 पोटाशियम को अंदर लेके जाना। अब देखो, आप ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर T3 T4 ज्यादा बनेगा तो वो क्या करेगा? वो इस प्रोटीन को जाके ज्यादा बनाएगा। अगर ये प्रोटीन ज्यादा बनेगी तो क्या होगा? इस प्रोटीन को काम करने के लिए एटीपी चाहिए। तो अगर हाइपरथायराइडिज्म होता है तो इसका मतलब क्या होगा? कि भाई आपकी बॉडी के अंदर एटीपी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जब आपकी बॉडी में एटीपी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर जो एक तरह से आपका मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर एटीपी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। फिर इसी तरह पर्सन को हीट होगी। हीट क्यों होगी? क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो हीट की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा चेंज हो सकता है। तो ये प्लीज आपको पता होना चाहिए। इसलिए अक्सर जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं ना, उनको गर्मी बड़ी लगती है। उसको बोलते हैं हीट इंटॉलरेंस। ठीक है, हीट इंटॉलरेंस क्यों होगा ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह देखो ना, जब आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म आपका तेज होगा, आपके टिश्यू के अंदर एक तो ये समझ लो कि डिस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, आपके टिश्यू के अंदर कैटाबॉलिक स्टेट है। तो कैटाबॉलिक स्टेट में फिर आपके जब टिश्यूज की ब्रेकडाउन होती है तो उससे फिर आपका वेट लॉस भी होगा। ठीक है, फिर उससे आपका जो T3 T4 है, आप लोगों को पढ़ाया था कि आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वहां पे जाके आपकी स्वेटिंग जो सिक्रीशन है उनको भी ज्यादा करेगा। तो पर्सन को क्या क्या होगा? आपके पास बेसल जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज्यादा हो जाएगा। पर्सन की बॉडी के अंदर कैलोरी की कंजम्पशन ज्यादा होगी, क्योंकि देखो जो आपकी एटीपी है वो कहाँ से बनती है? आपकी कैलोरी से बनती है। तो भाई अगर आप कैलोरीज को ब्रेक डाउन करोगे तो एटीपी आएगी। तो कैलोरीज ज्यादा आपके पास जो है ना वो
एक तरह से प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। जितनी ज्यादा कैलोरीज बनेंगी उतनी ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपने याद रखना है स्वेटिंग ज्यादा होगी, वेट लॉस होगा। ये सारा जो है ना वो आपको मेटाबॉलिक इसका जो फंक्शन है, जो इफेक्ट है वो पता होना चाहिए। तो ये जो अभी आप लोगों को बताया इट इज मेटाबॉलिक, कह लें कि फंक्शन आपका आएगा कि जब T3 T4 ज्यादा होता है तो पर्सन को क्या मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस आएगी, स्वेटिंग होगी, पर्सन को हीट इंटॉलरेंस होगी, पर्सन का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। पर्सन की बॉडी के अंदर जो आपके पास कैलोरी जेनेसिस है, जो कैलोरीज कह लो कि आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा यूटिलाइज होंगी, तो वो भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा था आपकी स्किन की, ठीक है, स्किन की यहाँ पे मैं बात कर रहा था। तो स्किन में आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जब आपकी बॉडी के अंदर T3 T4 ज्यादा होता है ना, तो देखो आपको ऊपर बताया कि जब आपका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, जब आपका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपकी स्किन भी थोड़ी जो है ना वार्म होगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर थोड़ा ज्यादा है तो स्किन वार्म होगी। फिर उसके बाद आपकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होगी, क्योंकि आपके पास स्वेटिंग हो रही है, तो जहाँ पे स्वेटिंग होती है वो एरिया मॉइस्ट होता है। फिर इसी तरह आपके पास क्या होगा, आप लोगों ने याद रखना है कि आपके जो हेयर्स हैं वो भी थोड़े फाइन हो जाएंगे, मतलब इतने ज्यादा कोई स्ट्रोंग हेयर नहीं होंगे। और उसके बाद आपके ये जो नेल्स हैं, ठीक है, आपके जो नेल्स हैं इनकी भी ब्रेक डाउन होती है, उसको बोलते हैं ओनकोलाइसिस। ओनकोलाइसिस क्या होता है, बेसिकली आपके जो नेल्स हैं इनके अंदर पिटिंग हो जाती है, या सिंपली याद रख लो कि आपका जो नेल बेड है वो आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं ओनकोलाइसिस। फिर इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है कि स्पेशली आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ग्रेव डिजीज के अंदर क्या होता है, पर्सन को जो आपका ये नी वाला एरिया है, नी से थोड़ा सा नीचे आपके जो टिबिया बोन होती है, टिबिया के सामने पर्सन को अडीमा भी बन जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्री टिबियल मिक्स अडीमा। ये मैं आगे पैथोफिजियोलॉजी आपको करवाता हूँ कि ये क्यों बनता है, लेकिन अभी इतना याद रख लो कि आपके टिबिया के सामने प्री टिबियल उसको बोलेंगे, वहां पे आपको अडीमा हो जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखने। तो स्किन से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि अगर T3 T4 ज्यादा होता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल याद रखना है कि वो लोग जिनकी बॉडी में T3 T4 ज्यादा होता है वो लोग थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, थोड़ा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज होता है, वो थोड़े एंग्री होते हैं। फिर उनके जो रिफ्लेक्सेस है वो भी ज्यादा होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि क्यों एक बंदा हाइपर एक्टिव होगा, एंग्री होगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा, आपके रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे। उसकी रीजन ये होती है कि जब आपका T3 T4 ज्यादा होगा तो ये आपके ब्रेन के अंदर जो आपका न्यूरॉन्स है, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है, जब उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी क्या होगा, एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो जब न्यूरॉन की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो उससे फिर क्या होगा, आपके पास अगेन हाइपर एक्टिव, एंग्री, फिर उसके बाद पर्सन थोड़ा उसका बिहेवियर चेंज होगा, रिफ्लेक्सेस आपके बढ़ जाएंगे। ये आप लोगों को इसके अंदर जो है ना वो पता होना चाहिए। तो ये प्लीज आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। अच्छा, अभी जो मैं चीज आपको पढ़ाने लगा हूँ साइन एंड सिम्टम के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेव डिजीज के अंदर आते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अभी जो मैं आप लोगों को साइन एंड सिम्टम बताने लगा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेव डिजीज में आएगा। ग्रेव डिजीज के अलावा ये किसी और के अंदर नहीं आता। अब वो सिम्टम क्या है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। एक आपके पास है, उसको बोलते हैं प्री टिबियल मिक्स एडिमा, और एक टर्म है उसको बोलते हैं एक्सोएफ्थेल्मस। ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये होता क्या है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए कि दीज टू सिम्टम्स आर ओनली प्रेजेंट इन ग्रेव डिजीज, प्री टिबियल एंड एक्सोएफ्थेल्मस। अब देखो प्री टिबियल क्या होगा और ये एक्सोएफ्थेल्मस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है कि ग्रेव डिजीज के अंदर एंटीबॉडीज बनती है। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये बेसिकली एंटीबॉडीज आपके थायराइड के ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करती हैं। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, और उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जो अडिपोसाइट होते हैं, जो फैट वाले सेल होते हैं, ये उनको भी जाके स्टिमुलेट करती हैं। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ये फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट होते हैं ना, तो ये क्या करेंगे, आपकी जो ग्लाइकोजो अमाइनो ग्लाइकन प्रोटीन है, ठीक है, ये ज्यादा बनेगी, इसको बोलते हैं गैग प्रोटीन। जब ये प्रोटीन ज्यादा बनेगी ना, तो सिंपल याद रखो कि ये जो प्रोटीन्स होगी ये आपके वाटर को सक करेंगी, वाटर को रिटेन करेंगी।
तो अगर आपकी ये प्रोटीन लेट्स सपोज आपके टिबिया के आगे अकोमुलेट होती है या ज्यादा बनती है या वहां पे फाइब्रोब्लास्ट ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो क्या होगा, वहां पे वाटर अकोमुलेट हो जाएगा। तो पर्सन को क्या होगा, वहां पे अडीमा होगा। तो इसको बोलते हैं प्री टिबियल मिक्स अडीमा। तो ये क्यों होगा, सिंपल याद रखो, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे तो गैग प्रोटीन ज्यादा बनेगी। जब ये प्रोटीन ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा, वाटर रिटेंशन होगी। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आता है अडीपोसाइट, कि जब आपकी ये एंटीबॉडीज अडीपोसाइट को स्टिमुलेट करती है तो फिर क्या होगा। तो भाई आप लोगों ने क्या याद रखना है, अडीपोसाइट का काम क्या है, फैट है ये बेसिकली ये समझ लो कि आपके फैट वाले सेल है। तो जब आपके अडीपोसाइट स्टिमुलेट होंगे तो आपका जो एडिपोस टिश्यू है, जो आपका फैट है, वो ज्यादा बनेगा। तो आपकी जो आई है, आपकी जो आंख है, उसकी जो पोस्टीरियर साइड होती है, तो जब आपके ये अडीपोसाइट स्टिमुलेट होते हैं ना, तो आपकी आंख के जो पोस्टीरियर साइड होती है, वहां पे एडिपोस टिश्यू इकट्ठा हो जाता है। तो जब आपकी आंख के पीछे आपका फैट इकट्ठा होगा ना, तो आपकी आई जो है ना, वो एक तरह से अपनी जो सॉकेट है उसके अंदर प्रॉपर पोजीशन में नहीं आ सकती। तो होता क्या है कि आपकी आंख के पीछे फैट एकमुलेट होने से आपकी आंख थोड़ी आगे प्रोट्रूड हो जाती है, आपकी जो आईज है वो थोड़ी बाहर आ जाएंगी। उसको बोलते हैं एक्जेफ्थल्मास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर जो ग्रेव डिजीज के पेशेंट होते हैं ना, वो आपको ऐसे नजर आएंगे जैसे आपको डरा रहे हैं, उनकी आंखें थोड़ी बाहर आई होती है, उसको एक्जेफ्थल्मास बोलते हैं। तो ये जो दो सिम्टम्स होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेव डिजीज में आएंगे। अक्सर बुक्स के अंदर उन्होंने लिखा होता है इंटू इंटीगुमेंट्री डिसफंक्शन, लेकिन आप लोग सिंपल याद रखो कि ये जो इंटीगुमेंट्री या स्किन का डिसफंक्शन होता है, इसमें क्या होगा, एक्जेफ्थल्मोस और प्रीटिबियल मिक्स एडिमा आते हैं। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा आपके हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि आपके हार्ट के ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं। जल्दी से बताइए, शाबाश, आपके हार्ट पे कौन से रिसेप्टर्स हैं जिनके ऊपर T3 और T4 ने जाके काम करना है। आपके बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब आपका T3 T4 ज्यादा बनेगा, ये बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। जब आपके बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, आपका एसए नोड, आपका एवी नोड, आपका वेंट्रिकल ज्यादा काम करेगा। तो अगर एसए नोड और एवी नोड ज्यादा काम करेगा तो आपकी हार्ट रेट ज्यादा बनेगी। जब आपका वेंट्रिकल ज्यादा काम करेगा तो वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो पर्सन को क्या होगा, जब हार्ट रेट ज्यादा होगी, पर्सन को टैकीकार्डिया होगा, पर्सन की दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, पल्पिटेशन होगा, पर्सन को डिस्निया, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। फिर इसी तरह अगर आपका हार्ट रेट ज्यादा होता है, टैकीकार्डिया होता है, तो आपको एरिथमिया हो सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि एरिथमिया कौन सा होगा, आप लोगों ने एट्रियल फिब्रिलेशन को पिक करना है। फिर इसी तरह पर्सन को क्या हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकती है। पर्सन को आपके पास देखो ना, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी, उससे पर्सन को सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। कि आपके पास ये जो हार्ट के अंदर बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, जब वो स्टिमुलेट होंगे, उनकी स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, आपके हार्ट के अंदर, आपके हार्ट के अंदर जो एक प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं सार्कोलिमल प्रोटीन। ये प्लीज आपने याद रखना है कि आपके हार्ट के अंदर एक प्रोटीन होती है, उसको बोलते हैं सार्कोलिमल एटीपेस प्रोटीन। फिर इसी तरह एक और प्रोटीन होती है, उसको बोलते हैं फास्फोलेम्बिन प्रोटीन। जब आप बॉडी के अंदर T3 T4 बनते हैं ना, ये क्या करता है, जाके सार्कोलिमल जो प्रोटीन होती है ना, इसको हाइपर स्टिमुलेट करते हैं, इसका एक्सप्रेशन ज्यादा करते हैं। जब ये ज्यादा बनेगी तो कंट्रैक्शन ज्यादा होगी। ये जो फास्फोलेम्बिन है ना, इसका एक्सप्रेशन कम कर देता है, क्योंकि ये समझ लो कि इसने कंट्रैक्शन को रोकना है। तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका जो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट होता है, उसको सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है और डायस्टोलिक उसका ब्लड प्रेशर आपका कम होता है, इसकी क्या रीजन है। तो भाई देखो, लेट्स सपोज ये आपके पास क्या ब्लड वेसल है, ये आपका टिश्यू है। मुझे आप लोग ये बताओ कि हाइपरथायराइडिज्म में आपके टिश्यू का रेट ज्यादा होता है या कम होता है, मेटाबॉलिक रेट आपका ज्यादा होगा या कम होगा।
आपका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। जब आपका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा ना, तो जब आपके टिश्यूज का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है तो जाहिर बात है इनको ब्लड भी ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए जब आपके टिश्यूज का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है तो ये ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जो आपकी ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं, या आपकी जो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस होती है उसको कम कर देते हैं। तो जब आपका एसवीआर कम होगा तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, अजान हो रही है, जस्ट 1 मिनट। तो, तो इसके अंदर आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जब आपके टिश्यूज के अंदर मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा तो आपके जो टिश्यूज होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे जो आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। तो जब आपकी ब्लड वेसल डायलेट होती है ना, तो आपकी एसवीआर कम हो जाता है, सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। उससे फिर क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो थोड़ा तेज हो जाता है, और इसी से फिर आपकी जो स्किन है ना वो थोड़ी मॉइस्ट, थोड़ी वार्म होती है। ये भी आपने याद रखना है। तो प्लीज आपको पता होना चाहिए कि जो आपका हाइपरथायराइडिज्म है इसमें सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो होता है, नॉर्मल या लो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, कि जब आपकी बॉडी में T3 T4 ज्यादा होता है तो इसका एमएस के सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है। तो इसमें सिंपल ये चीज याद रखो। देखो ना, मैंने आपको पीछे ये चीज बताई है कि जब आपका T3 T4 ज्यादा होगा तो टिश्यूज के अंदर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। तो जब आपका मसल मसल के अंदर भी क्या होगा, बेसिकली जब आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा बढ़ेगा तो पर्सन के जो मसल्स हैं उनके अंदर थोड़ी वीकनेस होगी, तो पर्सन को प्रोक्सिमल मसल वीकनेस होगी। लेकिन प्लीज याद रख लें कि मसल का डैमेज नहीं होगा। जब मसल का डैमेज नहीं होगा तो इसका मतलब है मसल के अंदर जो एंजाइम होता है क्रिएटिनिन काइनेज वो नॉर्मल रहेगा। ये प्लीज आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। ठीक है, थायरोटॉक्सिक मायोपैथी क्या होती है, ड्यू टू एक्सेसिव थायराइड हार्मोन आपके मसल के अंदर वीकनेस होती है, उसको बोलेंगे थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। क्या आपका T3 T4 जब ज्यादा होगा उसको थायरोटॉक्सिक बोलेंगे। मायोपैथी का मतलब मसल के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम आएगी, वीकनेस होगी। फिर इसी तरह आप लोगों को पढ़ाया था कि आपकी बोन के अंदर ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट होते हैं। T3 T4 का काम क्या होता है, इन दोनों को बैलेंस करना। तो जब आपका T3 T4 ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो ओस्टियोक्लास्ट सेल को ज्यादा एक्टिवेट करेगा। उससे फिर क्या होगा, आपकी बोन टूटेगी, आपकी बोन वीक हो जाएगी, तो उसको पर्सन को फ्रैक्चर्स होंगे, पर्सन को ओस्टियोप्रोसिस हो सकता है, आपकी जो बोन्स है वो वीक हो जाएगी, क्योंकि आपका जो T3 है ये डायरेक्टली आपकी बोन की रिजॉर्प्शन कराएगा, आपकी बोन की ब्रेकडाउन करवाएगा। ये आप लोगों को इसके अंदर जो है ना वो पता होना चाहिए। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो आपके पास हाइपरथायराइडिज्म के अंदर पर्सन को ऑकुलर सिम्टम्स आते हैं, मतलब आइज के सिम्टम जो होते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि पर्सन को एक्जेफ्थेल्मास होगा। ठीक है, फिर इसी तरह आपकी आंखों के आसपास भी एडिमा हो सकता है। ठीक है, आपकी आंखों के आसपास एडिमा क्यों होगा, वही बात है कि वहां पे जो टिश्यूज है वहां पे जब प्रोटीन इकट्ठी होगी तो आपकी जो वाटर है वो रिटेन होगा, उसकी वजह से आपकी आंख के आसपास भी एडिमा हो सकता है। तो पर्सन को पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो सकता है, पर्सन को एक्जेफ्थेल्मास होगा। फिर उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों का ये जो आईलिड होता है, ठीक है, जो आप लोगों का आईलिड होगा, आपकी बुक के अंदर एक टर्म लिखी होगी कि जब आपका आईलिड रिट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं लिड लैग। कि आपका जो आईलिड है जब वो रिट्रैक्ट करेगा उसको बोलेंगे लिड लैग। अब ये क्यों होता है,
तो भाई सिंपल सी बात है कि जब T3 T4 ज्यादा बनेगा तो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होता है, जिससे क्या होगा, आपका जो मसल है, जो सुपीरियर टार्सल मसल होता है, जो आपके आईलेट का मसल है, सुपीरियर टार्सल मसल, जब ये मसल स्टिमुलेट होगा तो आपकी जो आईलिड है वो रिट्रैक्ट करेगा, तो उसके पर्सन को लिड लैड होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सारे सिम्टम जो है ना वो आप लोगों को इसके अंदर पता होने चाहिए। अब एक कॉम्प्लिकेशन रह गई है, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी उसमें से आता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? उसको बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म। अब थायराइड स्टॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखो, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ये जो थायराइड स्टॉर्म है ना, ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है ना वो हाइपरथायराइडिज्म होता है। उनको ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई मसला होता है, ग्रेव डिजीज हो सकती है, उनको आपके पास कोई टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर हो सकता है, या आपके पास टॉक्सिक एडिनोमा हो सकता है। तो जब इन लोगों की बॉडी के अंदर किसी किस्म की स्ट्रेस आती है, जब भी अगर किसी बंदे को अंडरलाइंग थायराइड में मसला है, मसला होने की वजह से अगर उसकी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थायराइड स्टॉर्म क्या होता है? ये एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है कि पर्सन को अंडरलाइंग थायराइड में कोई मसला होगा, कोई भी डिजीज होगी, लेकिन उसकी बॉडी में सडन कोई स्ट्रेस आएगी, लाइक बंदे को कोई इन्फेक्शन होती है, बंदा आपके पास कोई सर्जरी करवाता है, या फिर इसी तरह आपके पास पर्सन कोई, लेट्स सपोज के कोई किसी भी किस्म की इलनेस होती है, वो बीमार होता है, क्रोनिक इल है, तो जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आएगी तो क्या होगा? अगेन, जब आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आती है तो आपकी बॉडी के अंदर T3 T4 ज्यादा बनेगा, और ऊपर से T3 T4 ज्यादा बनेगा, ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम को ज्यादा एक्टिवेट करेगा। तो उससे क्या होगा, जब आपका T3 T4 सुपर एक्टिव बनेगा या और ज्यादा बनेगा, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम और ज्यादा एक्टिवेट होगा, तो उससे फिर आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो सुपर हाई हो जाएगा, आपकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा बनेगी। फिर उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आपका जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 41 चला जाएगा डिग्री सेल्सियस। फिर इसी तरह आपका जो ब्रेन है, जब वो हाइपर एक्टिव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पर्सन को सीजर्स आएंगे। ये जो मिर्गी के आप लोग झटके बोलते हो या दौरे बोलते हो जिसको, ठीक है, वो पर्सन को होंगे, सीजर्स होंगे। फिर इसी तरह पर्सन को एरिथमिया हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा पर्सन का। जब आपका डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा तो पर्सन को हाइपोटेंशन हो सकती है, पर्सन को आपके पास शोक हो सकता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक पेशेंट है, उसको अंडरलाइंग थायराइड का मसला था, लेकिन वो सर्जरी करवाने गया, सर्जरी के बाद उसका बीपी कम हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, आप लोगों ने थायराइड स्टोन को लाजमी सोचना है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों का जो है ना वो एक तरह से क्लिनिकल सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है। अब जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, इसको जरा हम लोग जो है ना वो बुक से देखते हैं कि आप लोगों की बुक के ऊपर उन्होंने जो है ना वो क्या स्टोरी लिखी हुई है। फिर उसके बाद इसकी जो डायग्नोसिस और मैनेजमेंट आती है वो इंशाल्लाह करेंगे। तो सब लोगों को बुक क्लियर नजर आ रही है? सब लोगों को बुक क्लियर नजर आ रही है? तो जब आप लोगों को बुक विजिबल हो जाए आप लोगों ने बताना है फिर। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डिजीज है हाइपरथायराइडिज्म, तो यहाँ पे पढ़ते हैं उसने क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट आपके पास ग्रेव डिजीज है। दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग अमीनोग्लोबुलिन, ये आप लोगों को कल पढ़ाया था कि आईजीजी एंटीबॉडी बनती है, और ये आपके पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। अच्छा, अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जिसको बोलते हैं ट्रांजिएंट नियोनेटल हाइपरथायराइडिज्म। इसका क्या मतलब है? आप लोगों को पता है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, तो अगर एक मदर उसको ग्रेव डिजीज है, अगर एक मदर उसको ग्रेव डिजीज है और वो प्रेग्नेंट है, तो इसकी बॉडी में क्या होगा, आईजीजी होगा। ये आईजीजी प्लेसेंटा भी क्रॉस कर जाएगा। तो जब ये आईजीजी प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे की बॉडी में जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, तो क्या होगा, बच्चे को हाइपरथायराइडिज्म होगा। इसको बोलते हैं नियोनेटल हाइपरथायराइडिज्म, कि वो बेबीज जो बोर्न होते हैं ग्रेव डिजीज वाली मदर्स को, कि वो मदर्स जिनको प्रेगनेंसी में ग्रेव डिजीज होता है और उनके बच्चों को हाइपरथायराइडिज्म होता है, उसमें ऑप्शन क्या आएगा, आपका आईजीजी आएगा कि ये प्लेसेंटा क्रॉस करके जाते हैं। फिर इसी तरह जब आपकी अम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज है वो टीएसएच रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी, उससे आपको थायराइड की
अंदर हाइपरथायराइडिज्म होगा, आपका ग्वाइटर हो जाएगा, डिफ्यूज होगा। फिर इसी तरह आपकी जो स्किन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट है वो एक्टिवेट होंगे, आपको वहां पे प्रीडिपियल मिक्स एडिमा बनेगा। फिर इसी तरह जो आपकी आंखों के अंदर फाइब्रोब्लास्ट है, जो आपके ऑर्बिट के अंदर फाइब्रोब्लास्ट है, वो एक्टिवेट होंगे। जब वो एक्टिवेट होंगे तो वहां पे भी क्या होगा, प्री ऑर्बिटल आपको मिक्स प्री ऑर्बिटल एडिमा होगा। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास स्पेशली ग्रेव डिजीज के अंदर आंखों के सिम्टम आते हैं ना, आंखों के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए हम लोग स्टीरॉइड यूज करते होते हैं। ये भी एमसीक्यूज है कि ग्रेव डिजीज के पेशेंट के अंदर जो आइस के सिम्टम आ रहे हैं, इट इज ट्रीटेड विद स्टीरॉइड, क्योंकि अमीनोग्लोबुलिन है, आपकी एंटीबॉडीज है, तो इसको तो आपके स्टीरॉइड शट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि आपके पास जब आपकी बॉडी में T3 T4 ज्यादा बनता है, तो ये T3 T4 क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जाके स्पेशली आपके जो ऑर्बिट के पीछे, देखो जो आपकी ऑर्बिट के पीछे स्पेस होती है ना, उसको बोलते हैं रिट्रो ऑर्बिटल स्पेस। इस स्पेस के अंदर क्या होते हैं, वहां पे टी सेल होते हैं। तो जब आपकी बॉडी में T3 T4 ज्यादा बनते हैं, तो ये जो आपके ऑर्बिट के पीछे टी सेल होते हैं ये भी स्टिमुलेट होंगे, जैसे फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट होते हैं। तो जब टी सेल स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर साइटोकाइंस बनेंगे, TNF अल्फा या गैमा इंटरफेरोन। और ये जो साइटोकाइंस है ये क्या करेंगे, ये आपके लिम्फोसाइट्स को बुलाएंगे। फिर उससे क्या होगा, आपके फाइब्रोब्लास्ट भी ज्यादा एक्टिवेट होंगे। जब वो एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, आपकी प्रोटीन ग्लाइकोजा अमाइनोग्लाइकिन प्रोटीन भी ज्यादा बनेगी। ये आपके वाटर को सक करेगी, जिसको बोलते हैं ओस्मोटिकली। ठीक है, आपके मसल की स्वेलिंग हो जाएगी। मतलब ये है कि जब आपकी आंखों के पीछे प्रोटीन की डेपोजिशन होगी तो वहां पे पानी भाग के जाएगा। ठीक है, वहां पे फिर मसल की स्वेलिंग हो जाएगी, वहां पे मसल की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। आपका एडिपोसाइट काउंट ये भी पढ़ाया है कि एडिपोसाइट काउंट क्या करेगा, एडिपोज बनाएगा, उससे फिर आपको एक्जेप्थेलमास होगा। ठीक है, ये आपको प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। ग्रेव डिजीज, ये वो लोग जिनको DLA HLA-DR3 और HLA-B8 इसका मसला होता है उनको भी हो सकता है। जब आप ग्रेव डिजीज के पेशेंट के थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी स्टडी करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, ये आपका MCQs है। देखो एक चीज याद रखिएगा कि हिस्टोलॉजी को आप लोगों ने रट्टा लगाना है। हिस्टोलॉजी के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेव डिजीज के अंदर थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी क्या होगी, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि आप लोगों को वहां पे टाल क्राउडेड फोलिकुलर एपिथेलियल सेल मिलेंगे, और इसी तरह आपको स्कैल्पॉइड कोलॉइड मिलेगा। ये क्या होता है, सिंपल याद रखो कि आपका जो थायराइड ग्लैंड के अंदर ल्यूमन होता है ना, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो ल्यूमन होता है, वहां पे जब आपकी थायरोग्लोबिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी या आपके T3 T4 की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उसको बेसिकली कोलाइड बोलते होते हैं, स्कैल्पोड कोलाइड। तो ये जस्ट आप लोगों ने इस तरह जो है ना वो याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्वाइटर। ये भी कल पढ़ा दिया था कि इसमें फोकल पैचेस होते हैं, आपके फोलिकुलर सेल हाइपर फंक्शनल होंगे, ये आप लोगों को कल बताया था। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, आपका जो कोलाइड वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ TSH। अब देखो ये कल यही चीज आप लोगों को पढ़ाई थी कि टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर में क्या होता है कि आपके जो TSH रिसेप्टर्स होते हैं इनमें मसला होता है। मसला होने की वजह से ये जो TSH रिसेप्टर है ये स्टिमुलेट होने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होते हैं। नॉर्मल तो इनको TSH ने बनाना है, स्टिमुलेट करना है, लेकिन ये रिसेप्टर क्या होंगे, जब इनके अंदर म्यूटेशन होगी तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो फोकल मैसेज होंगे, उनके अंदर जो फोलिकुलर सेल होंगे वो स्टिमुलेट होने लग जाएंगे, उससे फिर T3 T4 ज्यादा बनेगा। फिर उसके बाद ये आता है हॉट नड्यूल, इसको आप लोगों ने भी स्किप करना है, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में करवाऊंगा कि हॉट नड्यूल क्या है, कोल्ड नड्यूल क्या है, ये आपका बाद का टॉपिक है। अच्छा जी, उसके बाद थायराइड स्टोम है, ये भी पढ़ाया है कि ये अनकॉमन बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसमें आपको हाइपरथायराइडिज्म होता है, या मतलब एक बंदा होगा उसको हाइपरथायराइडिज्म होगा, आपने उसको सही से ट्रीट नहीं किया, या वो बंदा मेडिसिन ले ही नहीं रहा, और सडन उसकी बॉडी में कोई स्ट्रेस होती है, कोई इन्फेक्शन, कोई ट्रोमा, कोई सर्जरी, और उस बंदे को सडन एजिटेशन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, डिलेरियम होता है, फीवर होगा, डायरिया होगा, कोमा होता है, टेकिकार्डिया होता है। ठीक है, और इसी तरह आपके जो AST और ALT लिवर एंजाइम वो भी बढ़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं थायराइड स्टोन। फिर उसने लिखा है कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं, इसके लिए आप बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हो, प्रोप्रेनोलोल। फिर इसी तरह आप एंटी थायराइड जो ड्रग्स आती हैं, PTU प्रोपाइल थायरोयूरेसल, ये यूज कर सकते हो। आप स्टीरॉइड भी यूज कर सकते हो, या पर्सन को आयोडाइड दे दो। देखो अगर आप किसी को आयोडाइड दोगे,
अगर आयोडाइड देने के बाद उसके T3 T4 की प्रोडक्शन कम हो जाए, इसको बोलते हैं वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट। अगर आयोडाइड देने के बाद उसके T3 T4 की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, जोर्ड बसेडो फिनोमेना। तो ये भी आप लोगों को कल पढ़ा दिया था। अच्छा, उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा है कि अदर काजेज क्या है हाइपरथायराइडिज्म की। उसमें एक्सोजीनियस थायराइडोक्सिकोसिस है, ये भी पढ़ा दिया था कि बाहर से अगर कोई बंदा थायराइड हार्मोन लेता है वेट लॉस करने के लिए, या अगर आपको स्ट्रोमा ओवेरी। अब ये क्या है, देखो, अक्सर फीमेल्स ऐसी होती है, उनको ओवरी के अंदर कैंसर होता है। ओवरी में कैंसर होता है, लेकिन ओवरी के अंदर जो कैंसर होता है ना, वो आपका थायराइड ग्लैंड के जैसा T3 T4 बनाना शुरू कर देते हैं। उसको बोलते हैं इक्टोपिक थायराइड प्रोडक्शन, कि आपकी बॉडी में T3 T4 कहीं और से बने, लेकिन वो थायराइड ग्लैंड से ना बने। उसको बोलते हैं इक्टोपिक थायराइड प्रोडक्शन। उसमें एग्जाम्पल क्या याद रखनी है, स्ट्रोमा ओवेरिया, ये ओवेरी ओवेरी का कैंसर होता है, ठीक है, ओवेरियन कैंसर है ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद है कंट्रास्ट रिड्यूस थायराइडाइटिस, मतलब ये कि एक बंदे को आपने कंट्रास्ट दिया है, कंट्रास्ट में आयोडीन होता है, आयोडीन देने के बाद उसकी बॉडी में T3 T4 ज्यादा बनता है, तो उसको जोड़ बेसेडो फिनोमेना बोलेंगे। फिर इसी तरह अगर आप एमियोड्रोन लेते हो या लिथियम लेते हो, इनके अंदर भी आयोडीन होते हैं। तो अगर आप बॉडी में आयोडीन डालोगे, डालने के बाद अगर T3 T4 ज्यादा बनता है, तो दिस इज कॉल्ड जोड़ बेसेडो फिनोमेना। ये आपको पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने प्लीज इसके अंदर याद रखना है। बाकी उसने नीचे लिखा हुआ है कि जो थायराइड ग्लैंड है, इसकी काजेज क्या होती है, मतलब थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग की काजेज क्या है। उसमें उसने लिखा है ग्रेव डिजीज, हैशिमोटो, आयोडीन की डेफिशिएंसी, TSS सिक्रेटरी पिट्यूटरी एडिनोमा। फिर उसके बाद टॉक्सिक मल्टीनोडुलर है, थायराइड एडिनोमा है, कैंसर है, या सिस्ट है। देखो ना, अब अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि स्वेलिंग का मतलब क्या होगा, हाइपर होगा, हाइपो होगा, या कुछ भी हो सकता है, तो भाई जहरी बात है, उसमें कैंसर भी आएगा, उसमें हाइपो भी आएगा, हाइपर भी आएगा। तो आप लोगों ने स्वेलिंग को देख के नहीं बताना कि इसको ये मसला है। तो ये आप लोगों का जो है ना वो हाइपरथायराइडिज्म का था। अच्छा, अब उसके बाद इसके यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने क्लिनिकल सिम्टम लिखे हुए हैं, ये भी आप लोगों ने यहाँ से देख लेने कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या सिम्टम आते हैं। आपका हीट टॉलरेंस ज्यादा होगा, स्वेटिंग ज्यादा होगी, वेट लॉस ज्यादा होगा। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपेस ज्यादा काम करेगा, उससे आपका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, कैलोरी डेंसिटी ज्यादा होगी, ये भी पढ़ा दिया है। स्किन वार्म होगी, मॉइस्ट होगी ड्यू टू वेजोडाइलेशन, ये भी पढ़ाया है। फाइन हेयर होंगे, ओन्कोलाइसिस, ये जो आपको नेल यहाँ पे पिटिंग नजर आ रही है, इसको ओन्कोलाइसिस बोलते हैं। प्री टिबियल मिक्स एडिमा होगा ग्रेव डिजीज में, ये भी बता दिया। ये देखो, ये नीचे क्या है, ये एडिमा है आपका टिबिया के आगे। अच्छा जी, उसके बाद ऑप्थेल्मोपैथी, जिसमें पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा, एक्जिप्थेल्मास होगा। फिर उसके बाद लिड लैग या रिट्रैक्शन, मतलब आपका जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो आपके सुपीरियर टार्सल मसल को स्टिमुलेट करेगा, और आपका जो आइस के अंदर कह लीजिए सुपीरियर टार्सल मसल है, वो रिट्रैक्ट करेगा, उससे लिड लैग होगा। अच्छा जी, उसके बाद है, ये भी कल पढ़ाया था कि जब T3 T4 ज्यादा बनता है तो डायरिया होगा, डेफिकेशन ज्यादा होगी, जीआईटी मोटेलिटी ज्यादा होगी, आपको भूख ज्यादा लगेगी, आप हंग्री होंगे। अच्छा जी, उसके बाद है थायरोटॉक्सिक मायोपैथी, ये भी अभी पढ़ाया कि मसल वीकनेस होगी, सीकी एंजाइम नॉर्मल होगा, ओस्टियोप्रोसिस या फ्रैक्चर होगा। क्यों, क्योंकि T3 बोन की एब्जॉर्प्शन कराते हैं। उसके बाद अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, ग्राइकोमास्टिया, लिबिडो, इनफर्टिलिटी, ये भी सारा पढ़ा दिया। यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों को पढ़ाया मैकेनिज्म के साथ। अच्छा जी, बंदा हाइपर एक्टिव होगा, वो रेस्टलेस, मतलब उसको सुकून नहीं आएगा, वो बैठेगा ही नहीं एक जगह पे, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है। एंग्जाइटी होगी, रात को नींद नहीं आएगी, सोमनिया होगा, ट्रेमर्स, बताएगा कि हाथ जो है ना वो कांपते रहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बीटा एडरेनर्जिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, उससे रिफ्लेक्सेस भी आपके ज्यादा हो जाएंगे। फिर उसके बाद टेकिकार्डिया होगा, पल्पिटेशन, डिस्निया, एरिथमिया में एट्रियल फिब्रिलेशन है, चेस्ट पेन होगी, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगी। क्यों होगा, क्योंकि एड्रेनल एटीपी ज्यादा होगी और फास्फोलिपिड कम होगी। तो कोई भी
अच्छा यार, आप लोग से प्लीज मुझे बताएं कि ये जो अभी आप लोगों को फर्स्ट एड से पढ़ाया है, ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई मसला हो, ये समझ आ गया आप लोगों को? ये सारा कुछ वही है जो आप लोगों को लेक्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल यहाँ पे न्यू हो। ठीक है, तो बाकी या आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, उसने लिखा हुआ है कि TSH कम होगा, T3 T4 ज्यादा होगा, आपके LDL का लेवल कम होगा, HDL ज्यादा होगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल। अब ये चीज मेरे ख्याल में मेरे से मिस हुई है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। देखो, अब बंदे की बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म में LDL का लेवल क्यों कम होगा? लेट्स सपोज ये आपका ब्लड लिवर है और ये आपकी ब्लड वेसल है। आपके लिवर के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं LDL के। LDL एक बैड लिपिड है। हमारे ब्लड के अंदर जो LDL होता है ना, इसको लिवर ने खत्म करना होता है। जब आपकी बॉडी में T3 T4 ज्यादा होता है ना, तो ये T3 T4 क्या करता है, आपके लिवर के ऊपर जाके इन LDL रिसेप्टर को ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। तो जब ये रिसेप्टर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, आपके लिवर के अंदर LDL ज्यादा जाएगा, उससे फिर आपके ब्लड में LDL कम हो जाएगा। तो इसलिए उसने लिखा है कि LDL कम होगा, HDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल जो आपका होगा वो पर्सन का कम हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये आप लोगों का था हाइपरथायराइडिज्म का। उसके बाद अब मैं पहले पेज पे जाता हूँ। आप लोग प्लीज एक दफा बता दें, ये फर्स्ट एड से जो आप लोगों को दो चीजें करवाई हैं, ये क्लियर है? एक आप लोगों का ये सिम्टम्स वाला है, और दूसरा आप लोगों को आगे वो ग्रेव डिजीज, टॉक्सिक नोडुलर है, थायराइड स्टोम है, ये चीजें पढ़ाई हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये फर्स्ट पेज थोड़ा सा है, ये भी देख लेते हैं कि थायराइड की डेवलपमेंट कैसे होती है। थायराइड वर्टिकुलम अराइज फ्रॉम फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव फेरिंक्स एंड डिसेंड इनटू नेक। अब देखो ना, ये चीज आप लोगों को पढ़ाई थी कि आपके जो फेरेंजियल पाउचेज होते हैं, जो आपका प्रिमिटिव फेरिंक्स होता है, या सिंपल याद रखो कि वो फेरेंजियल पाउचेज पाउचेज जो आपके नेक के अंदर होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो आपकी जुबान के नीचे पड़ा होता है। जुबान से उसने बन के आपकी नेक में आना है। तो फिर उसके बाद ये भी बताया था कि ये आपकी टंग के साथ कनेक्टेड होता है थायरोग्लोसल डक्ट के थ्रू। बाद में ये डक्ट खत्म हो जाती है। अगर ये डक्ट खत्म ना हो तो वहां पे सिस्ट बन जाती है या पैरामिडल लोब हो जाता है, ये भी पढ़ा दिया था। फिर अगर एग्जाम में MCQ जाए, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट का रेमिनेंट क्या होता है, फार्म एंड सीकम, ये भी पढ़ा दिया था। अब यहाँ पे ये चीज है जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई थी, ठीक है, ये मैंने बाद में जब हम लोग डिजीजेस को पढ़ेंगे तो इसलिए आप लोगों को स्किप करवाया था। अब देखो, उसने क्या लिखा है, एक्टोपिक थायराइड टिश्यू। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि नॉर्मल थायराइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जल्दी से बताएं, शाबाश। नॉर्मल थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉर्मल थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर? नेक के अंदर, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। अगर ये नेक की बजाय आपको जुबान के नीचे मिले, इसको क्या बोलेंगे? एक्टोपिक थायराइड टिश्यू बोलेंगे। तो मोस्ट कॉमन ये कहाँ पे होगा? आपकी जुबान के नीचे होगा, इसको लिंगुअल बोलते हैं। और अगर आप जुबान के नीचे से इसको हटाओगे तो क्या होगा? आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट ही जुबान के नीचे है। ये पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। अब देखो क्या पढ़ाया था कि लेट्स सपोज ये आपकी टंग है, ठीक है, और ये आपका थायराइड ग्लैंड है। आपका जो टंग है उसको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? आपकी थायरोग्लोसल डक्ट के साथ। जब आपका थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो जाता है ना बनना, तो ये डक्ट खत्म हो जाती है। अगर ये डक्ट खत्म ना हो, यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाए, उसको बोलेंगे थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। और ये भी आप लोगों को पढ़ाया था कि आपकी जो थायरोग्लोसल डक्ट है वो आपकी इंटीरियर होती है, आपके ट्रैकिया के, आपकी नेक के अंदर। तो इसमें क्या होगा, आपको इंटीरियर नेक मैस मिलेगा। और जब आप बंदे को बोलोगे कि अपनी जुबान बाहर निकालो या पानी का घूंट भरो, स्वाल्विंग करो, तो ये जो डक्ट है ना, ये जो स्वेलिंग है, ये मूव करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि अगर एक बंदे को नेक में स्वेलिंग हो और वो पानी का घूंट भरने या जुबान को बाहर निकालने से मूव करे, तो वो क्या होगी? थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होगी। अगर वो मूव ना करे, अगर वो मूव ना करे तो वो क्या डायग्नोसिस होगी? फेरेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट। और ये स्वेलिंग आपकी लेटरल नेक में होती है। थायरोग्लोसल डक्ट की स्वेलिंग फ्रंट में होती है, जो फेरेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट की स्वेलिंग है ये लेटरल होती है। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये फोलिकुलर सेल आपके एंडोडर्म से बनते हैं, पैराफोलिकुलर आपके फोर्थ फेरेंजियल पाउच से बनते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो ये आप लोगों का ना थायराइड का टॉपिक था आप लोगों की फर्स्ट एड से, जो आप लोगों को करवाना था। ये आप लोगों ने अच्छे से जो है ना वो देख लेना है। तो ये आप लोगों का था फर्स्ट एड से। अब मुझे थोड़ा सा देखने दे, आप लोगों की जो पैथोमा की बुक है उस पे उसने क्या जो है ना वो दिया हुआ है। तो जस्ट पहले मुझे देखने दे कि पैथोमा के ऊपर ये एंडोक्राइन सिस्टम का 159 है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है जी, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है। ठीक है, तो चलिए जी, अब यहाँ पे भी इसको पढ़ लेते हैं। आपकी पेथोमा की बुक से भी सब लोगों को पेथोमा की बुक विजिबल है? जस्ट आप लोग प्लीज एक दफा क्लियर करें। सब लोगों को बुक नजर आ रही है? ठीक है, तो चलिए जी यहाँ से पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या है? थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है कि अगर आपकी थायरोग्लोसल डक्ट खत्म नहीं होती, ये परसिस्ट करती है, ठीक है, जब ये परसिस्ट करेगी तो इसके अंदर क्या होगा? पानी इकट्ठा हो जाएगा। पानी इकट्ठा होगा तो ये डायलेट हो जाएगी। तो सिस्टिक डायलेशन ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट रेमिनेंट इज कॉल्ड थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है? बेसिकली आप लोगों को ये भी पढ़ाया हुआ है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो आपकी जुबान के नीचे बनता है, और बाद में ये ट्रेवल करके आपकी थायरोग्लोसल डक्ट के थ्रू ये इंटीरियर नेक में आ जाता है। बहुत ही सिंपल चीज है यार, कि जो थायराइड ग्लैंड है वो जुबान के नीचे बनता है, लेकिन जो आपकी थायरोग्लोसल डक्ट होती है वो इसको जुबान से पकड़ के आपकी नेक में ले जाती है। बाद में ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है ना, ये खुद खत्म हो जाती है जब आपका थायराइड ग्लैंड वहां पे चला जाता है। लेकिन ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है, ये नॉर्मली इनवोलेट मतलब खत्म हो जाती है। अगर ये खत्म ना हो, ये परसिस्ट करे, तो इसमें क्या होगा? पानी इकट्ठा हो जाएगा। जब इसमें पानी इकट्ठा होगा तो इसकी डायलिटेशन हो जाएगी, और ये आपको इंटीरियर नेक मैस के तौर पे जो है ना वो प्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, उसके बाद है आपका लिंगुअल थायराइड। ये भी बता दिया कि जो आपका एक्टोपिक थायराइड टिश्यू होता है, मतलब अगर आपका थायराइड टिश्यू आपकी जुबान के नीचे प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? लिंगुअल थायराइड। और ये आपकी टंग की बेस के नीचे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है हाइपरथायराइडिज्म। इसमें उसने क्या लिखा है कि जब आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, क्यों होगा? क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीज ज्यादा काम करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से बीटा रिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट होंगे। सिम्टम क्या आएंगे? वेट लॉस होगा, एपिटाइट मतलब हंग्री होगा, हीट इंटॉलरेंस होगी, स्वेटिंग होगी, टेकिकार्डिया है, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी, एफिब है, स्पेशली एल्डरली पेशेंट, ट्रेमर, एंजाइटी, इंसोम्निया, हाइटेंड इमोशंस। उसके बाद स्टेरिंग गेज है, लिड लेग। देखो, ये जो स्टेरिंग गेज है ना, इसका मतलब है कि उसकी जो आंखें होगी ना वो ऐसे नजर आएंगी जैसे कि पता नहीं आपको घूर रहे हैं, ठीक है। एक्जेफ्थैल्मास होगा, डायरिया होगा, मेल अब्जॉर्प्शन होगी, ओलिगोमेनोरिया ये भी पढ़ा दिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मसला बनेगा, बोन की ब्रेकडाउन होगी, बोन की ब्रेकडाउन होगी तो अंदर से कैल्शियम निकलेगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा, मसल मास कम होगा, मसल वीकनेस होगी, हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया ये भी पढ़ा दिया है। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होगा? क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा होगी, ये भी आप लोगों को पढ़ा दिया था। अच्छा, ग्रेव डिजीज में क्या होता है जी? को स्टिमुलेट करती है, ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें क्या होता है? आपका थायराइड की सेंसेस ज्यादा होगी, थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे, उससे हाइपरथायराइडिज्म होगा। ये ज्यादातर 20 to 40 ईयर एज में होते हैं वुमेन के अंदर। हाइपरथायराइडिज्म होगा, इसमें डिफ्यूज गाइटर होता है, क्योंकि आपका टीएसएच आपके पूरे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उससे थायराइड ग्लैंड के अंदर फोलिकुलर सेल का हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी होगी। इसमें एक्जेफ्थैल्मास एंड प्रीटिबियल मिक्स एडिमा होगा। फाइब्रोब्लास्ट आपकी ऑर्बिट के पीछे एक्टिवेट होंगे। फिर इसी तरह ये आपकी शिन, जो आपकी नी के नीचे वाले एरिया ना, उसको शिन बोलते हैं, वहां पे भी आपके फाइब्रोब्लास्ट होंगे, उनके ऊपर टीएसएच रिसेप्टर्स होते हैं। जब आपके फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर टीएसएच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो उसकी वजह से आपकी ग्लाइकोजो अमाइना ग्लाइकन, ये जो गैक प्रोटीन है, ये ज्यादा बनेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि गैक प्रोटीन क्या है, तो आप लोगों ने कोंड्रन सल्फेट या हाइड्रो सॉरी हाइलोरोनिक एसिड को याद रखना है। तो ये प्लीज पता होना चाहिए कि जब फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे तो गैग प्रोटीन ज्यादा बनेगी। कौन सी प्रोटीन है? कोड्रम कोड्रेटिन सल्फेट या हाइलोरोनिक एसिड। फिर ये बिल्ड हो जाएंगे, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, फाइब्रोसिस होगी, अडीमा होगा, उसकी वजह से एक्जेंथेलमास या प्रीटिबियल मिक्स अडीमा होगा। तो ऑलरेडी ये लेक्चर में आप लोगों को जो है ना वो करवा दी है। अच्छा जी, इरेगुलर फॉलिकल्स होंगे, स्केपाइड कोलाइड होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी, हिस्टोलॉजी के ऊपर नजर आएगी। लैब के अंदर टोटल फ्री T4 आपका ज्यादा होगा, टीएसएच कम होगा, हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया होगा, ग्लूकोज ज्यादा होगा। ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर है, एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, थायोमाइड और रेडियो आयोडीन अब्लेशन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में करवाऊंगा, अभी तो हम लोगों ने साइन सिम्टम्स पढ़े। अच्छा, उसके बाद है थायराइड स्टोम। ये भी उसने बताया हुआ है कि इसमें आपकी बॉडी में सिंपथेटिक नर्वस स्टिमुलेट होगा, कैटेकोलामीन ज्यादा बनेंगे,
हार्मोन की ज्यादा एक्सेस होगी, T3 T4 ज्यादा बनेगा। कब? जब भी आपकी स्ट्रेस होगी, लाइक सर्जरी या चाइल्ड बर्थ या कोई प्रेगनेंसी होती है। पर्सन को एरिथमिया, हाइपरथर्मिया, वॉमिटिंग, शोक के साथ पर्सन प्रेजेंट करेगा। इसको कैसे ट्रीट करेंगे? पर्सन को बीटा ब्लॉकर दो, पर्सन को स्टीरॉइड दो, एंटी थायराइड ड्रग दो, वो ड्रग जो आपके T3 T4 को कम करती है। तो ये भी पढ़ाया हुआ है कि जो आपकी पीटीक्यू ड्रग है, ये आपका जो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगी। जब वो इनहिबिट होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग नहीं होगी। तो जब आपकी कपलिंग नहीं होगी तो जहरी बात है आपका जो T3 T4 है वो भी नहीं बनेगा। फिर इसी तरह आपकी पेरिफेरल के अंदर एक एंजाइम होता है 5' डी आयोडीनेज, ये भी इनहिबिट हो जाएगा पीटीक्यू से। उसकी वजह से T4 से T3 नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो अगेन क्या होगा, आपका T3 कम होगा, तो हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम नहीं आएंगे। फिर है मल्टी नोडुलर गाइटर। इसमें आपका थायराइड ग्लैंड लार्ज होता है, मल्टीपल नड्यूल्स होंगे ड्यू टू रिलेटिव आयोडीन डेफिशिएंसी, मतलब आपको यूजुअली आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। ये नॉन टॉक्सिक होता है, इसको यूथायराइड बोलते हैं। मतलब वो नड्यूल जो नॉन टॉक्सिक हो उसको यूथायराइड बोलते हैं। ये रेयरली रीजन्स बिकम टीएसएच इंडिपेंडेंट लीडिंग टू T4 रिलीज एंड हाइपरथायराइडिज्म। इसका क्या मतलब है कि वो लोग जिनको, लेट्स सपोज कि आपका थायराइड ग्लैंड है, इसमें नड्यूल्स है, तो ये जो नड्यूल्स होते हैं ना, इनके ऊपर जो टीएसएच के रिसेप्टर्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। उनके लिए आपको टीएसएच नहीं चाहिए, तो उसको बोलेंगे टीएसएच इंडिपेंडेंट। तो वो जो फॉलिकल्स होंगे वो जब ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होंगे तो वो T3 T4 ज्यादा रिलीज करेंगे, उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। और दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक गोइटर, ये आपने याद रखना है। तो ये आप लोगों का जो है ना वो टॉपिक था आपकी पैथोमा की बुक से। बाकी इंशाल्लाह कल हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथायराइडिज्म को। हाइपोथायराइडिज्म की हम लोग डेफिनेशन, टाइप, साइन, सिम्टम, ये करने के बाद फिर हम लोग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे जो आपकी मेडिसिन के अंदर आती है। फिर उसके बाद आप लोगों का आगे वाला टॉपिक आएगा। तो ये अच्छे से आप लोगों ने देख लेने। बाकी फिर इंशाल्लाह जो है वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे आगे। आप लोगों ने प्लीज फर्स्ट एड और जो पैथोमा की बुक है, जो जो मैंने पढ़ाया है, ये आप लोगों ने अपनी बुक से रीड कर लेना है। बाकी आगे फिर जो है ना वो कल कंटिन्यू करते हैं।